नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय प्रजापति है। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय प्रजापति इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। हम आपके लिए लाए हैं बिल्कुल निःशुल्क यूट्यूब पे क्लासेस, जो आप आईटीआई इलेक्ट्रिकल की जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है, जैसे डीआईडी हो, एमपी पीजीसीएल हो, एमपी लाइनमैन हो, आईटीआई टीओ हो, राजस्थान इंस्ट्रक्टर, इन सभी की वैकेंसी की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कर सकते हो। हमारा अब थर्ड पार्ट है, जो तीसरी यूनिट है स्वास्थ्य और सुरक्षा, जिसको बोलते हैं हम सेफ्टी और हेल्थ। तो हम फर्स्ट पार्ट अभी तक आपने नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लीजिए चैनल पे जाकर। अब हम इसका सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं सेफ्टी ऑर्गेनिज्म का। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सेफ्टी ऑर्गेनिज्म, सुरक्षा और स्वास्थ्य का ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें आते हैं सेफ्टी ऑर्गेनिज्म, जिसको बोलते हैं सुरक्षा संगठन। तो बहुत सारे सुरक्षा संगठन, हर देश के अलग अलग सुरक्षा संगठन है, जिसमें उत्पाद के निर्माण, कोई भी सामान का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है और उसमें कौन कौन सी सुरक्षा रखनी है। तो ये संगठन तय करते हैं कि आपको कोई भी प्रोडक्ट बना रहे तो क्या क्या आपको सुरक्षा उसमें रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं उन संस्थाओं के बारे में जो इम्पोर्टेंट है, जो भेल की एग्जाम हो गई, इसरो हो गया, उनमें आते ही आते हैं। तो सबसे पहला है हमारा ओसो। तो ओसो एक ऐसी संस्था है जिसका, जो अमेरिका की एक संगठन है, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। यह अमेरिका की संस्था है, संगठन बोल सकते हो आप इसको। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी कि कोई भी अमेरिकन प्रोडक्ट जो बनता है तो उस पर इसकी सील लगी जाती है। यदि भारत में भी कोई अमेरिका का प्रोडक्ट आ रहा है वैसे, तो उस पर इसकी किसकी सील लगेगी? ओसा की। तो जैसे भारत में BIS की सील लगी रहती है, वैसे ही अमेरिका के प्रोडक्ट पर किसकी मिलेगी सील? आपको ओसा की। दूसरा हमारा होता है नेफा। तो आपको दिख रहा होगा नेफा। नेफा का फुल फॉर्म होता है नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। नेफा जो इलेक्ट्रिकल, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल कोई भी आग लगी हुई है कि आग से किस प्रकार से बच सकते हैं और कौन सा फायर यूज करना है, वो इसमें हमको नेफा में बताया जाता है। अगला होता है नेमा। तो नेमा क्या होता है? तो नेशनल इलेक्ट्रिशियन मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं नेमा। यह भी एक अमेरिका की संस्था है, जो 1926 में 1926 में इसे लागू किया गया था। यह बताती है कि कोई भी प्रोडक्ट कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, यानी हमारा जो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है और क्या क्या आपको इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट में क्या क्या सेफ्टी चीज़ें रखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कौन बताता है? नेमा बताता है। ये भी एक अमेरिका की संस्था है। दूसरा होता है नेका। नेका होता है नेशनल इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन। तो नेका क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा ठेकेदार। तो ठेकेदार के जो लाइसेंस होते हैं, वायरिंग का पूरा जो लाइसेंस, जो ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उन सभी को कायम में रखा जाता है नेका। अगला होता है हमारा ASTM, जिसे बोलते हैं अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मेजरमेंट। यानी ये अमेरिकन की एक सोसाइटी की संस्था है, जिसमें कोई भी इक्विपमेंट हुआ तो उसका कैलिब्रेशन चेक करा जाता है। जैसे मान लिया आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से, तो आपने एक मीटर बनाया, अमीटर। तो अमीटर या वाट मीटर या एनर्जी मीटर, तो ये प्रॉपर करंट मेजरमेंट कर रहा है। बता तो रहा है 5 एम्पियर, मान लो इसका जो नीडल है वो बता रहा है 5 एम्पियर, पर एक्चुअल में 5 एम्पियर मेजर भी है, कर रहा है कि नहीं रियल में। तो ये पूरा टेस्टिंग करता है ASTM। वैसा होता है NEC, नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड। ये आपको हाउस वायरिंग के लिए या इंडस्ट्री वायरिंग के लिए जो कोड दिया जाता है, यानी जो वायरिंग होती है वो इसी के अकॉर्डिंग होती है। NEC आपको ध्यान रखना है, यानी जो हाउस वायरिंग बोले, कोई सी वायरिंग बोले, वो NEC के थ्रू होती है। अगला होता है ISO, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। आपको ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, इसको इंडिया कर देते हैं। तो ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। दूसरा होता है ISI। लास्ट में पढ़ा वो ISO है, जो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। ये होता है ISI। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जिससे बोलते हैं हिंदी में भारतीय मानक संस्था। भारतीय मानक संस्था, जिसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 को की थी। यानी ISI चिन्ह का यूज हम कोई भी उत्पादन या सुरक्षा को मानक को दर्शाते हैं कि हमारा कोई इक्विपमेंट, जैसे इंडिया में कोई इक्विपमेंट आपने जैसे थोड़ी देर के लिए आप सॉल्ट खरीदने गए या वायर खरीदने गए, तो उस वायर यानी वो क्वालिटी वाला है भी नहीं, उस पर ये लिख दिया कंपनी ने अपनी मर्जी से कि 6 एम्पियर करंट लेगा, पर एक्चुअल वो 2 एम्पियर करंट पे ही क्या हो जाएगा? ब्लास्ट हो जाएगा, बर्न होने लग जाएगा। तो ये सील कौन लगाता? भारत सरकार। उसको पूरा चेक करता है कि रियल में ये जो प्रोडक्ट बना उस क्वालिटी का है कि नहीं। तो वो सील कौन सी लगती है? BIS की। अब ISI का नाम
चेंज कर दिया गया था 1987 में। 1987 में आपको ध्यान रखना है आईएसआई का नाम बदल कर दिया गया था BIS। अब इसका नाम चेंज क्यों करा? आपको आईएसआई थोड़ा इंफॉर्मेशन होगी कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है, तो इसी के कारण इसका नाम बदलकर 1987 में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो आपको समझ में आएगा ISI भी एक ही चीज है और BSI भी, BIS भी एक ही चीज है। दोनों के नाम सेम ही है, दोनों का काम सेम है, पर जो सील लगती है, आपने देखा होगा कोई भी इक्विपमेंट में वो ISI लगती है। तो आपको क्लियर हो गया कौन कौन सी संस्था होती है। आपको ISI याद रखना, BSI याद रखना है, ISO भी याद रखना है। मैंने अभी जो पीछे पढ़ाया था आपको ISO, उसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में है। तो आपको समझ में आएगा कौन कौन से स्वास्थ्य सुरक्षा संगठन है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं PPE, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। अब व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होता क्या है? जिसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कारखाना अधिनियम 1948 और कर्मचारी कानून 1996 में एक प्रभावकारी प्रावधान बनाया गया जिसमें पीपी किट का किस प्रकार से उपयोग हो। यानी आप इंडस्ट्री एक्ट के तहत 1948 और कर्मचारी कानून के अकॉर्डिंग 1996 में एक नियम बनाया गया कि आपको पीपी किट कैसे यूज करना है। जैसे मान लो आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो आपको इंडस्ट्री में भैया आप जो आपके यहाँ इंडस्ट्री में क्या वर्क चल रहा है, मान लो कोई ऐसा मशीनरी वर्क चल रहा है, तो आपको हाथ में ग्लव्स भी पहनना है, सिर पे हेलमेट लगाना है, पैर में भी आपको शूज पहनना है। सेफ्टी प्रोटेक्शन यानी कंपनी में होना चाहिए, नहीं तो कंपनी ने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ठीक है कोई इशू नहीं है। तो कंपनी के लिए एक रूल बनाया गया भारत सरकार द्वारा 1948 में कारखाना अधिनियम। और कर्मचारी को भी बोला गया कि भैया आपको इस नियम का पालन करना है। यदि कोई आप वेल्डिंग का काम कर रहे हो तो आपको चश्मा लगाना कंपलसरी है। तो ये चीज आती है पीपीई में। BSI को लागू कर मान्य होता है विभिन्न प्रकार के पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण होते हैं। इसे सामान्य भाषा में पीपीई किट कहा जाता है। आपने देखा होगा कोविड सिचुएशन हुई थी, जब कोरोना हुआ था, तो कोरोना में डॉक्टर पीपी किट का इस्तेमाल कर रहे थे, आप मास्क लगा रहे थे, तो मास्क भी क्या था? पीपी किट था। तो ये सब जो हमको सुरक्षा प्रदान करते हैं उनको ही हम बोलते हैं व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो हमारा नेक्स्ट है पीपीई व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण कौन कौन से होते हैं और उनको किस कैटेगरी में रखा, ये एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट होता है पीपीई। तो पीपीई फर्स्ट में किसको रखा गया? हेलमेट को। यानी आप एक यदि किसी ने बोल दिया कि पीपीई 1 में किसको रखा गया, तो आपको याद रखना है हेलमेट को। पीपीई 2 में किसको रखा गया? सेफ्टी शूज को। पीपीई 3 में किसको रखा गया? तो फेस मास्क, जो डस्ट पार्टिकल, यदि आप वेल्डिंग कर रहे हो तो पूरा जो मास्क है, यानी कोविड सिचुएशन में जो हम फुल मास्क पहन रहे थे, तो वो भी कौन सा था? पीपीई 3। पीपी 4 हैंड ग्लव्स, आप इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हो तो आपका कौन सा? पीपी 4 में हैंड ग्लव्स आएंगे। पीपीई 5 आंख और चेहरे को प्रोटेक्शन देने के लिए पीपीई 5 में। पीपीई 6 कपड़े और एप्रिन, आपने जैसा देखा होगा लेबोरेटरी में काम करते हैं तो उनके लिए जो एप्रिन होते हैं वो अलग ही होते हैं कपड़े। पीपीई 7 यदि कहीं पर कान की बात करें हम, पीपीई 7 में कान के प्रोडक्ट होते हैं जिसको बोलते हैं एयर प्लग, जहाँ पे साउंड बहुत ज्यादा हो रहा मशीनों का, तो वहां पर कान क्या हो सकते हैं? पर्दे उसके फट सकते हैं, तो वहां पर आपको क्या यूज करना पड़ता है? एयर प्लग। अगला होता है पीपीई 8। पीपीई 8 में आपको सेफ्टी, जैसे सेफ्टी बेल्ट हो गया, जितने भी सेफ्टी उपकरण होते हैं वो पीपीई 8 में होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि पीपीई को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम अब पढ़ रहे हैं आग, फायर। फायर होता क्या है? तो फायर एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक रासायनिक क्रिया होती है जो 3 तत्वों उसमें मौजूद होते हैं जब ये आग लगते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है ईंधन, जिसे हम बोलते हैं, ईंधन के अंदर कौन कौन आता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, कपड़ा, लकड़ी, ये सब किसके अंदर आते हैं? फ्यूल के। दूसरा होता है हीट, उष्मा। उष्मा क्या हो गई? जिसे हमें इन्हें जलाने के लिए प्रॉपर हीट की जरूरत होगी, प्रॉपर टेम्परेचर की जरूरत होगी। ऐसा नहीं कि कपड़ा, अभी इस रूम में कपड़ा है पर इसमें टेम्परेचर की जरूरत है, कितने टेम्परेचर पे जलता है। तीसरा होता है हमारा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या होता है भैया? तीनों चीजें इक्विपमेंट प्रेजेंट रहेंगे, ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल, जब भी किसी में क्या लगेगी? आग लगेगी। तो हम अब आग बुझाने का तरीका देखते हैं। तो आग बुझाने का तरीका क्या होता है? तो आग बुझाने के लिए हम ईंधन, तापमान और ऑक्सीजन
तीनों में से किसी एक को भी अलग कर देंगे तो आग आपकी बुझ जाएगी। यानी आपने ईंधन हटा दिया, या तो ऑक्सीजन हटा दिया, या तो आपने उसमें से क्या हटा दिया, टेम्परेचर को कम कर दिया। तो ये सभी चीज़ों में से एक चीज़ भी कम हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं आग बुझाने की मेथड। अब आग बुझाने के लिए हम इनको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है। यानी आपने ईंधन हटाया उसे क्या नाम दिया, आपने ऑक्सीजन हटाया उसे क्या नाम दिया, तो हम इसे पढ़ते हैं। तो एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है स्टार्विंग। स्टार्विंग मेथड क्या होती है, जब किसी भी आग में से आपने फ्यूल यानी ईंधन को अलग कर दे, जैसे लकड़ी में आग लगी तो लकड़ी को अलग कर दिया, कागज में आग लगी कागज को हटा दिया, तो ये पूरी प्रोसेस जब आग में से ईंधन को हटाया जाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं स्टार्विंग। आपको समझ में आया होगा। दूसरा होता है स्मूथरिंग, ये सबसे आईएमपी है स्मूथरिंग। बहुत बार एग्जाम में इसरो इनमें पूछा गया कि हवा या ऑक्सीजन को रोकने का तरीकों को क्या कहते हैं। तो स्मूथरिंग क्या होता है, जब आप आग में से किसको रोक दे, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर दे, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्मूथरिंग। तीसरा होता है हमारा कूलिंग। कूलिंग क्या होता है, जब हम टेम्परेचर को कम कर दे, जैसे हम पानी डाल के टेम्परेचर कम कर दे तो उसे हम क्या बोलते हैं, कूलिंग। तो आपको समझ में आएगा तीनों। आप नोट्स भी आपके बनाते जाइए, तो आपको यहाँ पर और कुछ नहीं समझ में आ रहा है इसमें से तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो मैं आपको इसकी पीपीटी सेंड कर सकता हूँ, या आपके जो भी क्वेश्चन डाउट हो मैं उसको रिप्लाई भी कर दूंगा। तो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। आग कितने प्रकार की होती है, तो आग के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला होता है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास, ई क्लास और के क्लास। तो इसके पहले एक संगठन बनाया गया, जिसे मैंने अभी लास्ट में पढ़ाया था आपको, नेफा, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1896 में हुई थी, 1896 में, जब उन्होंने बताया गया था कि फायर कितने टाइप के होते हैं, 10 टाइप के। पर 2018 में इसका करेक्शन करके उन्होंने बताया कि फायर कितने टाइप के होते हैं, 6 प्रकार के। तो हम ये इन क्लासों को डीप में अब पढ़ेंगे। तो सबसे पहला होता है क्लास ए। क्लास ए में कौन आता है, तो क्लास ए के अंतर्गत यदि लकड़ी में लगी आग, कागज में लगी आग, कपड़ा में लगी आग, जूट, रेशम, कपास, इन सभी में लगी आग को हम क्लास ए में रखते हैं। तो आपको नेक्स्ट में बताता हूं डायग्राम से और समझ में आएगा। जैसे आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम में, लकड़ी में लगी आग, कपड़े में लगी आग, पेपर में लगी आग, कॉटन में लगी आग, ये सब काय में आते हैं, हमारे क्लास ए के अंतर्गत आते हैं। आपको दिख रहा होगा क्लास एफ। इसको आग बुझाया कैसे जाता है, तो इसे बुझाने के लिए एक फायर का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं अग्निशामक यंत्र, और इंग्लिश में बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। ये इसकी पहचान कैसे होती है, क्लास ए में होगा तो जो इसका मार्क होता है वो रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। इसके अंदर फील क्या होता है, तो इसके अंदर होता है ठंडा जल और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी टेम्परेचर और क्या हटा रहे हैं हम, ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लास बी। क्लास बी क्या होता है, इसके अंतर्गत पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, घी, इन सभी में लगी आग को बुझाने के लिए हम इनमें जो लगी आग को क्लास बी में रखते हैं। अब इन्हें बुझाने के लिए हम किस फायर का यूज करते हैं, तो हम जो क्लास बी को बुझाने के लिए, क्लास बी जो फायर होता है वो फायर का जो कलर होता है वो कौन सा होता है, येलो टाइप का, येलो या क्रीम टाइप का कलर होता है, और इसके अंदर भरा रहता है फोम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको भी पता होगा कि हम पानी से, पेट्रोल, डीजल में आग को नहीं बुझाते, क्योंकि जो वाटर है, वाटर की जो डेंसिटी, शांता होता है, जो गाढ़ापन होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है पेट्रोल डीजल के मुकाबले। और पेट्रोल डीजल की जो डेंसिटी होती है, जिसको हम बोलते हैं शांता होती है, वो क्या होती है, कम, विस्कोसिटी, इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं विस्कोसिटी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्लास सी। क्लास सी एलपीजी, सीएनजी और जितने भी हमारा हाइड्रोजन, ब्यूटेन, जितनी भी गैसेस होती है, उन गैसों में लगी हुई आग को हम काय में यूज करते हैं, क्लास सी में। बहुत सारी आईटीआई की बुक में आपको दिया होगा कि क्लास सी का यूज इलेक्ट्रिकल आग बुझाने के लिए भी किया जाता है। तो वो सही भी है, क्योंकि अमेरिकन स्टैंडर्ड के अनुसार इसे क्लास सी में रखा गया। जैसे राजस्थान के 2018 का जो हेल्पर का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था कि किस में रखा गया है, वहां पर क्लास ए, बी, सी, डी का ऑप्शन था, तो वहां पर आपको सी लगाना पड़ेगा। पर अभी जो नया पैटर्न है उसमें चेंज हो गया है। एनसीवीटी का जितना भी जो आईटीआई का लेवल है, नई बुकें हैं, तो उसमें ई आपको लगाना है। तो मैं आपको आगे बता दूंगा, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसे बुझाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो ड्राई पाउडर। इसकी पहचान कैसे कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है। अगला होता है क्लास डी। क्लास डी क्या होता है, ऐसे मेटलिक पदार्थ जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम होते हैं, ऐसे मेटल जिनमें आग लग जाती है, उन्हें आग को बुझाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, क्लास डी फायर। तो क्लास डी फायर के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो उसको बुझाने के लिए हम नॉर्मल यूज करते हैं
हम वाटर तो यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर यूज़ करेंगे तो जो सोडियम मेटल है वो उसमें आग लग जाएगी, तो हम फोम टाइप या पाउडर टाइप का यूज़ करेंगे। अगला होता है हमारा क्लास के। क्लास के का यूज़ काय में होता है, तो हमारा जो कुकिंग ऑयल होता है, कुकिंग ऑयल में लगी आग को बुझाने के लिए हम क्लास के का यूज़ करते हैं। इसका जो फायर होता है वो ब्राइट येलो कलर का होता है, इसका कलर कैसा होता है, केमिकल होता है। अगला होता है क्लास सी। आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है क्लास ई वाला। तो इलेक्ट्रिकल उपकरण तथा सर्किट में लगी आग को बुझाने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, फायर क्लास सी। आपको यदि एग्जाम में क्लास ई ऑप्शन में है तो आपको लगाना, यदि नहीं है तो क्लास सी पर आपको जाना है। अब इसके अंदर होता क्या, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो इसके अंदर होता है CO2। कर देता हूं एक बार। अब हम पढ़ रहे हैं क्लास ई। क्लास ई आपको ध्यान रखना क्या होता है, तो क्लास ई क्या होता है, इलेक्ट्रिकल उपकरण में तथा सर्किट में लगी आग को बुझाने के लिए हम क्लास ई फायर का यूज करते हैं। क्लास ई फायर के अंदर होता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और हमारा हेलोन गैस होता है, जिसके अंदर क्या होता है, हेलोन गैस क्या होता है, CTC, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है CCl4। आपको दिख रहा होगा CCl4 प्लस एक और गैस होती है जिसे बोलते हैं ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा आप लिखते समय। मैं बोल रहा हूं ये गैस भरी जाती है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, CO2 हेलोन गैस। हेलोन गैस में क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसका फार्मूला होता है CCl4, और साथ में भरी जाती है ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो BCF गैस भरी जाती है। तो आपको समझ में आया होगा इलेक्ट्रिकल आग बुझाने के लिए कौन सी गैसेस का यूज किया जाता है। अगला होता है कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, जैसा अभी मैंने बताया वाटर टाइप किस में होता है, फोम टाइप किस में होता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले होता है, हम टाइप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले है हमारा वाटर टाइप। वाटर टाइप पे कौन सा होता है, क्लास ए फायर में होता है, और कैसे कलर का होता है, रेड कलर का। दूसरा आपको दिख रहा होगा फोम टाइप। फोम टाइप जो फायर होता है वो क्लास बी में होता है और एक क्रीम कलर इसकी पट्टी लगी हुई रहती है। वैसे तीसरा होता है हमारा ड्राई टाइप पाउडर का, जिसके अंदर पाउडर भरा आता है, वो किसमें यूज होता है, क्लास सी में और क्लास डी में, और कैसा कलर की पट्टी होती है उसके ऊपर, ब्लू कलर की। हेलोन टाइप अभी बताया, इलेक्ट्रिकल से आग को हेलोन टाइप की गैस उसमें भरी जाती है, वो काय में यूज होता है, क्लास ई में, और इसकी पहचान कैसा होता है, उसके ऊपर काय की पट्टी होती है, ब्लैक कलर की। अगला होता है कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है, क्लास डी और क्लास ई, ये भी कैसे कलर का होता है, ब्लैक कलर का। एक होता है वेट केमिकल, जिसकी केमिकल बना रहता है, जिसमें क्लास एफ, किचन में लगी आग को बुझाने के लिए, और कैसे कलर की पट्टी होती है, येलो कलर की। तो आपको समझ में आया होगा कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। अगला हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें अग्निशामक को किस प्रकार से चलाते हैं। तो इसको चलाने की विधियां होती है, उस विधि को बोलते हैं पास, PASS, जिसे हम बोलते हैं पास। अब पास का P का मतलब होता है यहाँ पर पुल करना, यानी सबसे पहले हम अग्निशामक यंत्र को क्या करते हैं, खींचते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा किस तरह से हम इसको, दिख रहा होगा डायग्राम। तो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सील को तोड़ते हैं, खींच के सील को तोड़ते हैं, पिन को, सेफ्टी पिन को निकाल देते हैं। दूसरा होता है ए का मतलब होता है एम, पास में P का मतलब होता है पुल, A का मतलब होता है एम का मतलब जहां आग लगे स्थान के नीचे की ओर निशाना लगा दे। यानी आपने ऐसा नहीं रखना कि आग लग रही है नीचे से ऊपर तक जा रही है तो ऊपर निशाना लग रहा है, जहां मेन पॉइंट है लगी है वहां पर आपको निशाना होता है एम। पहले P का मतलब पुल होता है, दूसरे का एम होता है निशान लगा। C का मतलब होता है एस का मतलब होता है दबाना, स्क्वीज करना। जब अग्निशामक यंत्र के लीवर को धीरे धीरे क्या करना है, हमको दबाना है, यानी आपको इसे दबाते हुए चलना है, दबाते हुए। तीसरा होता है स्वीप यानी घुमाना है, यानी आपको ऐसा नहीं एक जगह, यानी आग चारों तरफ लगी तो आपको स्वीप करके घुमाना है। तो इसकी मेथड होती है पास। P का मतलब होता है पुल, A का मतलब होता है एम यानी निशाना लगाना, एस का मतलब होता है स्क्वीज यानी उसका जो हम कह सकते हैं नोब होती है उसको घुमाना, और चौथा होता है स्वीप यानी फैलाना चारों तरफ जहां आग लगी है। तो आपको समझ हो गया कि अग्निशामक यंत्र किस प्रकार से चलाया जाता है। अगला है हमारा 5S सिस्टम, यानी किसी भी कंपनी में काम करने के लिए 5S सिस्टम बहुत जरूरी होता है, यानी कंपनी का रूल रेगुलेशन। तो 5S सिस्टम होता क्या है, एक जापानी पद्धति होती है 5S सिस्टम, जो सुरक्षा मापदंड को ध्यान में रखते हुए बाजार में बेहतर उत्पाद की छवि के साथ बने रहने के लिए मुख्य अवधारणा व्यापार में शामिल की गई। यानी एक जापानी सिस्टम है 5S सिस्टम, यानी 5S को लेकर बात की गई है साइंटिस्टों द्वारा, ये जापान से ली गई है टेक्निक। उसमें ये बताया गया कि आपको बेहतर क्वालिटी आपको कैसे दे सकते हो किसी प्रोडक्टों को। तो ये इससे बहुत सारी एग्जाम, जैसे ITI TU में पूछा गया था कि 5S सिस्टम
कहाँ से लिया गया है या किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है हाउस कीपिंग से। आपको नोट कर लेना कि हाउस कीपिंग से कौन संबंधित है, तो इसे बोलते हैं अपन 5S सिस्टम। तो ये 5S सिस्टम में 5 एस होते हैं। तो 5 एस में होता क्या है, तो सबसे पहले होता है शॉर्ट। शॉर्ट को हिंदी में बोलते हैं, ये जापानी वर्ड है, सेरी सेशन और ये सब चीज़ों सीओ और ये। तो आपको ये याद रख लेना है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब होता है हिंदी में छाटना। दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, यानी मैं एक एक चीज़ समझाते जाता हूँ आपको, पहले इसको बता देता हूँ। पहला होता है शॉर्ट, दूसरा होता है सेट इन ऑर्डर, तीसरा होता है साइन, चौथा होता है स्टैंडर्डाइजेशन और चौथा होता है सब्सटेंस। अब इनके हिंदी में बता देता। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है आप कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला आपको कि आपको इलेक्ट्रिकल की वायरिंग करना है, एक होल्डर है उसे खोलना है, तो आप सबसे पहले किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो आपके माइंड में होगा, क्योंकि मैंने बोला कि मेरे जो लेबोरेटरी है उसमें सारी चीज़ें, मीटर भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत कम से कम 1000 इक्विपमेंट रखे हैं। तो आप 1000 इक्विपमेंट थोड़ी लोगे, आपको जरूरत किसकी, टेस्टर की, प्लायर की, कटर की, इन नॉर्मल जरूरत है, खोलने के लिए स्क्रू ड्राइवर की। तो आप इन चीज़ों को निकालोगे। तो सबसे पहले अपने शॉर्ट यानी छाट लोगे क्या चीज़ की जरूरत है। फिर सेट इन ऑर्डर, हमको किस क्रम में कोई चीज़ चाहिए, यानी आपको चाहिए प्लायर, आप निकाल रहे हो टेस्टर, तो सेट इन ऑर्डर उन चीज़ों को आप जमा लोगे। तीसरा साइन, यानी जहाँ पर भी आप चीज़ें कर रहे हो, जो भी चीज़ें भी काम कर रहे हो वहाँ पर साइन, यानी कचरा नहीं होना, सुरक्षित होना चाहिए। तीसरा होता है मानवीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन। चौथा मानवीकरण का मतलब होता है कि कोई चीज़ किस तरह से व्यवस्थित रखी गई है और उस पर किस चारों ये ऊपर के तीनों रूल हैं वो इसमें फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर है कि नहीं। और सब्सटेंस का मतलब होता है आपका सुशासन, यानी आपने जो चारों चीज करी वो प्रॉपर क्वालिटी से करी है कि नहीं। तो ये होता है हमारा 5S सिस्टम। मैं आपको बता देता हूं इसका पूरा 5S सिस्टम का। ये होता है छटाई करना, सुव्यवस्थित व्यवस्थित करना, स्वच्छता, मानवीकरण, सुशासन, यानी आखिरी का जो तरीका लाभ पाना और सुरक्षा सुधार करना। यदि मान लिए कोई कंपनी बस बना रही है तो उस बस के प्रॉपर भैया क्या क्या इक्विपमेंट उन्होंने लगाए, पहले छटाई करी, क्या क्या चीज़ की जरूरत थी उसे प्रॉपर लगाए कि पहले क्या क्या यूज़ होगा, प्रॉपर वायरिंग होगी, फिर आखिरी में कवरिंग होगा, आखिरी में लास्ट में पूरा कलर होगा, ये सारी चीज़ें फिर करा। उन्होंने स्वच्छता का ध्यान रखा काम करते समय। मानवीकरण यानी स्थिरता के लिए सामान्य तरीका के विकसित की जाए, यानी स्थिरता काम में प्रॉपर काम किया गया, ऐसा नहीं कि कुछ तो भी काम गया, नट बोल्ट कसे तो प्रॉपर ही नहीं कसे उन्होंने। चौथा है हमारा स्व अनुशासन, लाभ पाना और सुधार करना। तो ये सभी हमने क्या करा, ये 5S सिस्टम के तरीके हैं। तो मानव, अब हम अगला टॉपिक है हमारा मानव शरीर के प्रतिरोध सारणी में किस प्रकार से दर्शाया गया है। तो रेजिस्टेंस क्या क्या होता है, तो हमारा जो बॉडी होता है हम सभी का रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको जब वीडियो बनेगा रेजिस्टेंस वाला चैप्टर आएगा अच्छे से पढ़ा दूंगा, पर अभी इसमें था तो मैंने आपको समझा कि पढ़ा देता हूँ। पहला होता है हमारी जो ड्राई स्किन होती है उसका रेजिस्टेंस होता है हमारा 1 लाख से 6 लाख ओम होता है। दूसरा होता है गीली त्वचा, यदि आप गीली बॉडी है तो उसका 1000 ओम होता है। और भीतर की त्वचा का 400 से 600 ओम होता है। तो इस समझ में आया होगा कि आपको किस प्रकार से प्रतिरोध होता है। हमारा आपको वीडियो पसंद आई होगी, किस प्रकार से हमने आज पढ़ा कि जो सुरक्षा संगठन किस प्रकार से होते हैं, आग को किस प्रकार से बुझाया जा सकता, कौन सा फायर कहाँ यूज़ होता। एग्जाम में आपके ये सारी क्वेश्चन आते हैं। यदि आप एमपी जो लाइन मैन है, ITI TO है, या आप राजस्थान की इंस्ट्रक्टर वाली भर्ती, भेल, इसरो या DRDO या कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे रेलवे, LP की जो टेक्निकल वैकेंसी होती है, यदि आप इन सभी की इलेक्ट्रिशियन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर निःशुल्क आप इसे पढ़ सकते हो। आपको यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।